नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मणिपुर विधानसभा चुनाव के तहत आज पहले चरण में 38 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें 20 सीटें पर्वतीय क्षेत्र की हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने श्रीवन हाई स्कूल में वोट डाला। वोटिंग से पहले सीएम बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल में अपने निवास पर मतदान करने से पहले पूजा भी की। वोट डालने के बाद सीएम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 75% लोग बीजेपी और मुझे वोट देंगे। बीजेपी पहले चरण में 38 में से कम 30 सीटों की उम्मीद कर रही है। My democratic right to elect myself from this constituency, and I am expecting 75% of my constituency, my people will vote for the BJP and for me. So do you think that this is the first phase elections very competent for you? A lot of First phase election, we are having 38 seats. And Bharatiya Janata Party is expecting, out of 38 seats, we are expecting at least 30 seats in the first phase. Because it is the area which is holding the vote today is the old favorable to the Bharatiya Janata Party, and peoples of Manipur like Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. वहीं मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन भी सुबह सुबह ही वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंच गए और अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। I appeal to all the people of Manipur, especially the eligible voters, they should exercise their franchise. Because in our country, democracy is prevailing, and the sign of democracy is the election. And all these officers, election officers, and thousands of people, they are trying their best to see that every eligible voter is registered. मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 15 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के साथी थोंगम बिस्वजीत सिंह, विधानसभा के स्पीकर वाई खेमचंद सिंह, डिप्टी सीएम युमनाम जोय कुमार के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एन लोकेश सिंह की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। पिछले एक महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन के तनाव ने बीते गुरुवार युद्ध का रूप ले लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर बड़े स्तर पर हमला करना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच बनी स्थिति ने अन्य देशों को भी चिंता में डाल दिया है। इस जंग को घातक मानने का एक और कारण यह भी है कि पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोई इतना बड़ा हमला हो रहा है। यूक्रेन युद्ध काफी नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु फोर्स को भी एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से अब इनकार नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन ने सोमवार को दावा किया है कि पिछले हफ्ते मॉस्को में हमले शुरू होने के बाद से अब तक 3500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और 200 से अधिक सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में क्रेमलिन द्वारा कीव के दावों का खंडन किया गया है। युद्ध के बीच बेलारूस की सीमा के पास यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात होगी, लेकिन इस बातचीत के परिणाम निकलने की उम्मीद बहुत कम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने रक्षा प्रमुखों से देश के परमाणु प्रतिरोध बलों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं रक्षा मंत्री और रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुखों को रूसी सेना के डिटेरेंस फोर्स को स्पेशल मोड पर डालने का निर्देश देता हूं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए काफी कड़े प्रतिबंधों से काफी बौखलाए भी नजर आ रहे हैं। यूक्रेन को अब पूरी दुनिया से समर्थन मिलना शुरू हो गया है और रूस की निंदा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों ने भी रूस पर भारी दबाव बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में यूक्रेन की मदद के लिए अतिरिक्त सहायता का वादा किया गया है। जर्मनी ने शनिवार शाम को घोषणा की है कि वो 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को जितनी जल्दी हो सकेगा भेजेगा। इसके साथ ही इस्टोनिया ने 9 D-30 हॉलिजर और गोला बारूद भी यूक्रेन को भेज रहा है।
ऐसे में अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती दिखती है तो रूस परमाणु हमला न कर दे, इसका भी डर सता रहा है दुनिया को। यूक्रेन संकट लगातार गहराता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजा जा सकता है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा सकता है। ये मंत्री निकासी मिशन के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और वहां फंसे भारतीय छात्रों की मदद करने का काम करेंगे। आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीयों में से 249 लोगों का एक दल सोमवार सुबह ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं फ्लाइट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इन सभी को रोमानिया के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से लाया गया है। वतन लौटे यात्रियों ने यूक्रेन से सुरक्षित निकासी के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारियों की प्रशंसा की है। आपको बता दें, इससे पहले 26 फरवरी और फिर 27 फरवरी को 3 फ्लाइट दिल्ली लौटी थी। इन्हें रोमानिया के रास्ते दिल्ली लाया गया है। अब तक करीब 1100 छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। यूक्रेन रूस संकट के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किसी भी सीमा चौकियों पर नहीं जाने की सलाह दी है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इसके तहत अब तक एयर इंडिया की 5 फ्लाइट से 1100 से ज्यादा छात्र छात्राओं समेत भारतीय नागरिकों को भारत लाया जा चुका है। हालांकि अभी भी हजारों भारतीयों को वतन वापसी का इंतजार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के बयान के मुताबिक छात्रों और अन्य लोगों को मिलाकर करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन में रहते हैं। भारत ने कहा था कि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हमारा प्रयास है। अभी भी 1000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से लग की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। शनिवार को एडवाइजरी जारी कर सभी छात्र इलाकों में जाने को कहा गया था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी कर रही है। ऐसे में न केवल यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है, बल्कि दूसरे देशों के भी कई नागरिक बमबारी का शिकार हो रहे हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस अपने हमले नहीं रोक रहा है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि वो वहां फंसे भारतीयों को देश वापस कैसे लाए, क्योंकि यूक्रेन द्वारा देश के भीतर नागरिक विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके बाद यूक्रेन से भारत लौट आना वहां फंसे भारतीयों के लिए आसान नहीं। ऐसे में भारत ने यूक्रेन से सटे पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया में 24 घंटे के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि इन देशों के जरिए भारतीयों को निकाला जा सके। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए उड़ानें बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के रास्ते संचालित की जा रही हैं। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत अब तक 5 एयर इंडिया के विमान भारतीय नागरिकों को लेकर वतन वापसी कर चुकी हैं। आज सुबह ही 5वीं फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से 249 फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची। At the border, while there were very rush at the border, but once we crossed it, we felt good that Indian embassy is doing a good job over there. So there's a long process, but yeah, eventually he'll work it out. यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। वहीं परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। अभी तक एयर इंडिया की 5 फ्लाइट में वहां से करीब 1100 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक वहां फंसे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। इसी बीच डराने वाली खबर भी सामने आ रही है। यूएनएससी में भारत रूस के खिलाफ वोटिंग से परहेज कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्रों ने बताया कि पोलैंड के साथ यूक्रेन के बॉर्डर पर उनके साथ अभद्रता की गई। चिलचिलाती ठंड में उन्हें रखा गया और खाने पीने या रहने की जगह भी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से सुरक्षा परिषद में रूस का विरोध नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन की पुलिस बर्बरता पर उतर आई है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों की पूरी तरह पिटाई की जा रही है। यही नहीं, विरोध करने पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं।
देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज के नए मामले रविवार को आए नए मामलों के मुकाबले 22% कम है। पिछले 24 घंटे में 10,000 से भी कम मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 8,013 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,29,24,130 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 119 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,13,843 पर पहुंच गया है। देश की रिकवरी रेट 98.56% है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 1.11% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.17% है। इस दौरान कोरोना के 16,765 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,23,07,686 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 1,02,601 हैं। एक्टिव मामले कुल संक्रमण के मामलों का 0.24% हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 4,90,321 डोज लोगों को दी गई। अब तक वैक्सीन के कुल 177,50,86,335 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7,23,828 टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही अब तक किए गए कुल परीक्षण की संख्या यानी कि टेस्ट की संख्या 76,74,00,000 हो गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अब नए मामले कम सामने आ रहे हैं। केरल में बीते दिन 2,524 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है और यहाँ 62 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत दर्ज हुई है। इनमें पुरानी मौतें भी शामिल हैं। राज्य में कोविड के मामलों में कमी होने के बाद सरकार ने कोविड दिशा निर्देशों में राहत भी दी है। नए दिशा निर्देशों के तहत केरल में होटल, बार, रेस्टोरेंट और थिएटर 100% क्षमता के साथ अब खुल सकेंगे। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 782 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं 2 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। यहाँ भी तीसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 448 नए मामले सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।